नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज खबरदार का फोकस कोरोना की तीसरी लहर की तारीख और महाराष्ट्र पर रहेगा। महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स के अनुसार राज्य में तीसरी लहर अगले 2 से 4 हफ्ते में आ सकती है। इसके संकेत अनलॉक के बाद से ही दिख रहे हैं। असल में तीसरी लहर को इन्विटेशन खुद लापरवाह लोगों ने ही दिया है। बड़ी संख्या में लोग सार्वजनिक स्थलों पर लापरवाही से घूम फिर रहे हैं और मास्क न लगाकर तरह तरह के जागरूकता अभियानों को बेअसर साबित कर रहे हैं। मुंबई से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक अनलॉक के बाद हर जगह लोगों की बेफिक्री का यही हाल है। जरा सोचिए कि लोग अप्रैल से जून के बीच मची दूसरी लहर की तबाही को भी भूल गए, असंख्य परिवारों को मिले जीवन भर के दर्द को भूल गए, शमशानों में रिकॉर्ड तोड़ती लाशों की लाइनों को भूल गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतने बड़े नुकसान के बाद लोग इतने बेफिक्र होकर कैसे घूम सकते हैं? सार्वजनिक स्थलों पर लापरवाही की थर्ड वेव आपको दिखाएंगे। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज देश को खबरदार करते हुए कहा कि वायरस के आगे भी म्यूटेट होने की आशंका है। आने वाली चुनौतियों के लिए सबको तैयार रहना होगा। तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच मुंबई से एक डराने वाली खबर सामने आई है। ब्लैक फंगस के संक्रमण ने डॉक्टरों को मुंबई में 3 बच्चों की आंख निकालने पर मजबूर कर दिया। तीनों बच्चे 2 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती थे और उनकी उम्र 4 से लेकर 14 साल तक है। यह खबर दर्दनाक तो है, लेकिन इसके बारे में आपको जानना चाहिए। आज ड्रोन से होने वाली वैक्सीन डिलीवरी का भी हम विश्लेषण करेंगे। तेलंगाना और कर्नाटक देश के पहले राज्य बनने वाले हैं जहां ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। आज इसके ट्रायल्स शुरू हो गए। दुर्गम इलाकों में भी लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का ये ड्रोन फॉर्मूला हमारी रिपोर्ट में डिकोड होगा। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। कोरोना के समय में स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के धन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। स्विस बैंकों में जमा हिंदुस्तानियों का पैसा 3 गुना बढ़ गया है और पिछले 13 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। 2020 में भारतीय लोगों ने स्विस बैंकों में 20,700 करोड़ रुपए जमा किए हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि यह सारा पैसा काला धन ही हो। लेकिन खबरदार की शुरुआत तीसरी लहर की उस आहट से करते हैं जिसने पूरे भारत के लिए एक तरह का अलार्म बजा दिया है। महाराष्ट्र में अगले 4 हफ्तों के अंदर कोरोना की तीसरी लहर अपना असर दिखाना शुरू कर सकती है और यह तीसरी लहर दूसरी के मुकाबले दोगुने कोरोना केस लेकर आ सकती है। एक्टिव केस की संख्या भी महाराष्ट्र में 8 लाख के पार पहुंच सकती है। ये बातें महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स की मीटिंग से सामने आई। अमूमन महामारी की लहरें एक के बाद एक आती हैं, लेकिन उनका असर ज्यादा होगा या कम, यह इस बात पर भी निर्भर है कि लोग कितनी सावधानी बरतते हैं। भारत के अनलॉक होते ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की आदत कोसों दूर चली गई और लापरवाही चरम पर है। पहले आप महाराष्ट्र से तीसरी लहर की आहट पर यह रिपोर्ट देखिए। इससे आपको समझ में आएगा कि जरा सी लापरवाही कितनी महंगी पड़ सकती है। जिस राज्य में अब भी औसतन हर रोज 1000 लोग कोरोना से मर रहे हैं, वहां लापरवाही की ये तस्वीर डराती है। न मास्क न सामाजिक दूरी, मास्क पहने भी तो ढंग से नहीं, सार्वजनिक जगह पर थूकने से भी परहेज नहीं। कोरोना की दूसरी लहर का ग्राफ जरा सा गिरा नहीं कि मुंबई की कांदिवली में लापरवाही के घोड़े दौड़ने लगे। क्या कोई कह सकता है कि ये तस्वीर उस प्रदेश की है जहां कोरोना से अब तक 1,15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है? मुंबई के सबर्बन इलाके कांदिवली में इस वक्त हम मौजूद हैं। शहर में 100% अनलॉक नहीं हुआ है, तब ये हाल है। अब जरा आप सोचिए, जब 100% अनलॉक हो जाएगा तब क्या हाल होंगे। कोरोना के केसेस शहर में और आसपास कम तो हो रहे हैं। ऐसे में नागरिकों का कहना है कि उनको और ज्यादा रिलैक्सेशन की जरूरत है। इंडस्ट्रीज कहती हैं उन्हें काम करने के लिए और ज्यादा समय चाहिए। जी हां, केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन सिटीजन्स जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, शायद वो ये भूल रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतने बड़े नुकसान के बाद लोग इतने बेफिक्र और लापरवाह होकर कैसे घूम सकते हैं? सिर्फ एक सप्ताह में महाराष्ट्र में होने वाली मौतों के आंकड़े देखिए, पिछले एक हफ्ते में लोगों की लापरवाही देखिए और ये अंदाजा लगाइए कि जब संक्रमित होने वाले लोगों के आंकड़े तीसरी लहर में आएंगे और कोरोना मीटर तेजी से भागेगा, तब क्या होगा? महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने चेतावनी दी है कि अगले 2 से 4 हफ्ते के भीतर पूरे राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ हुई समीक्षा बैठक में महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने यह कहा
कि तीसरी लहर में आने वाले मामलों की संख्या दूसरी लहर से दोगुनी होगी। कोविड प्रोटोकॉल्स बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे यदि, तो ये दूसरी लहर खत्म होते होते ही तीसरी वेव चालू होने की संभावना हो सकती है। हमें कोई भी परिस्थिति में दूसरी वेव पूरी मिटा के हमको 3 यार्डस्टिक्स फॉलो करना है। एक तो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो 5% के नीचे 2 हफ्ता रहना चाहिए, 70% लोगों को वैक्सीनेशन करना चाहिए, उसके लिए अभी 3-4 महीने तो लगेंगे। तो तब तक जीरो टॉलरेंस टू कोविड प्रोटोकॉल्स और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और मास्किंग रहना चाहिए। लेकिन मुंबई में जो रफ्तार से लोग बाहर आ रहे हैं और जो रफ्तार से लोग कोविड प्रोटोकॉल्स ब्रेक कर रहे हैं, ऐसे होता रहेगा तो चिंता की स्थिति बताई गई है। ये हमने वार्निंग दी है कि ये होना नहीं चाहिए। कोरोना की पहली लहर जब पीक पर थी तो महाराष्ट्र में 3 लाख एक्टिव केस थे। दूसरी लहर में यह आंकड़ा 6 लाख तक पहुंच गया। कई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि तीसरी लहर में अकेले मुंबई में ही कोरोना के 8 लाख एक्टिव केस हो सकते हैं। इसमें से 10% यानी 80,000 केस 18 साल से कम उम्र के युवाओं के हो सकते हैं। 20 से 24 साल के लोगों के बीच संक्रमण तेजी से फैल सकता है, यानी तीसरी लहर में भी युवाओं को सबसे ज्यादा खतरा रहेगा। टास्क फोर्स की रिपोर्ट में लिखा है कि बाजारों में अनियंत्रित भीड़ और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन की वजह से हालात खराब हो सकते हैं और तीसरी लहर में वो लोग खास तौर पर खतरे में रहेंगे जिन्हें अब तक कोविड नहीं हुआ है। हमारा जो अनुमान है कि ये जो पीडियाट्रिक वेव की शक्यता है वो कम लगती है, लेकिन हमको तैयारी रहनी चाहिए। लेकिन आयु जो है 20 से 40 आयु में ये इसका प्रादुर्भाव ज्यादा हो सकता है। जो अपने यहाँ पे लोगों को बिल्कुल वायरस का एक्सपोजर नहीं हुआ है उनको रिंग फेंस करके प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और ये पॉपुलेशन में ये जो तीसरी जो लहर बोलते हैं वो आने की संभावना बहुत ज्यादा है। टास्क फोर्स ने वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चेतावनी जारी की है। ये पहले की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट महाराष्ट्र में तीसरी लहर पैदा कर सकता है और अगर ये बेकाबू हो गया तो कहर बनकर टूटेगा। इसलिए इससे बचने के लिए वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने की सलाह दी गई है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सवाल उठा रहे हैं। आरोप ये है कि जब केंद्र सरकार वैक्सीन दे ही नहीं रही तो वैक्सीनेशन अभियान तेज करें तो कैसे करें। दूसरे देशों में 3rd वेव और 4th वेव जैसी परिस्थिति आई तभी हमारे देश में उतना वक्त था कि हम इसको टाल सकते थे और प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो केंद्र सरकार का होना चाहिए था वो हुआ नहीं। वो बहुत बड़ा फेलियर है केंद्र सरकार का, क्योंकि हमारे वैक्सीनेशन हुए नहीं। वैक्सीनेशन अगर हो जाते तो सारा लॉकडाउन जिस तरीके से लंदन और अमेरिका में खोल दिया गया हम भी उसमें आ जाते। आज परिस्थिति यह है कि हमें पता था कि वैक्सीनेशन हमारे मुंबई शहर में मिले नहीं है, महाराष्ट्र में संख्या के हिसाब से मिले नहीं है, इसलिए हमने हमारे जम्बो फैसिलिटीज नए और क्रिएट कर दिए जिसमें 6000 से ज्यादा नए पेशेंट्स को हम एडमिट कर सकते हैं। यानी वैक्सीन की कमी है, लिहाजा सावधानी की बूस्टर डोज लेते रहिए। सिर्फ कोरोना से बचने के लिए ही नहीं बल्कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी सावधान रहना जरूरी है। मुंबई में एक और खतरा डरा रहा है। महाराष्ट्र में डॉक्टरों को ब्लैक फंगस से संक्रमित 3 बच्चों की आंखें निकालनी पड़ी हैं। जिन 3 बच्चों की आंखें निकालनी पड़ी हैं उनकी उम्र 4 साल, 6 साल और 14 साल है। तीनों कोरोना संक्रमित थे। 4 और 6 साल के बच्चों में शुगर की दिक्कत नहीं थी। इसके बाद भी हालात बिगड़ गए और जान बचाने के लिए दर्दनाक विकल्प को चुनना पड़ा। बॉडी के जिस भी हिस्से में ब्लैक फंगस पहुंचता है उस हिस्से को काट कर अलग करना पड़ता है और बच्चों में ये स्थिति काफी चिंताजनक है। डॉक्टरों का मानना है कि आने वाले 3rd वेव में भी ऐसे केसेस सामने आने की संभावना है। कोरोना का शिकंजा ऐसा है कि एक बार फंसे तो ब्लैक फंगस जैसी जानलेवा मुसीबतें भी पकड़ लेती हैं। इसलिए लापरवाही की कोई जगह नहीं है। तीसरी लहर का खतरा और डेट शीट सब सामने है। अगर अब भी नहीं सीखे तो भीषण त्रासदी से सामना हो सकता है। पंकज उपाध्याय और मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। कोरोना की लहर को काबू में रखना है तो बात पूरे देश की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक इलाके में कोरोना विस्फोट हुआ तो दूसरा इलाका बचा रहेगा। यानी कोरोना पर जीत तभी मुमकिन है जब पूरे देश में केस कंट्रोल में हो।
लेकिन अनलॉक होते देश में लापरवाही का ऐसा संक्रमण हो रहा है कि सारे सुरक्षा कवच फेल हो सकते हैं। वायरस के डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट की चिंता पहले से ही बढ़ी है और इस सब में यह भी लग रहा है कि लोग खुद ही तीसरी लहर को न्योता दे रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार देश के 50% लोग या तो मास्क नहीं पहनते हैं और अगर पहनते भी हैं तो लापरवाही के साथ। अगर यही हाल रहा तो तय मानिए कोरोना की लहरें आती रहेंगी। गलती एक बार हो सकती है, लेकिन जब गलती बार बार दोहराई जाने लगे तो इसे लापरवाही कहते हैं। और जब बात कोरोना वायरस की हो तो कई बार ये लापरवाही जानलेवा भी हो जाती है। उत्तराखंड के मसूरी में पुलिस से बहस करते बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा को सुनिए। मास्क नहीं पहना और चालान कटने पर नाराज हो गए। भाई साहब सारी बातें सही है, ठीक है, अप्रिशिएट करो, लेकिन इतने लोग एक साथ झुंड में बना के आप बिना मास्क घूम रहे हो, फैमिली भी नहीं घूम सकती ऐसे, फैमिली नहीं घूम सकती। आप डिस्टेंसिंग में रहिए, पहले तो 5 मिनट का होगा तभी तो जाओगा। क्या नाम आपका? उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के सरकारी कार्यक्रम में राशन बांटते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। मुरादाबाद में सब्जी मंडी की तस्वीर देखिए, खचाखच भीड़, हर तरफ लोग ही लोग। लेकिन मजाल है कोई कोरोना से डरा हुआ हो, ना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब है, ना ही किसी को मास्क की पड़ी है। देश की राजधानी दिल्ली की हालत भी अलग नहीं। अनलॉक होते ही लापरवाही की तस्वीर दिखने लगी। दिल्ली के शॉपिंग मॉल्स में आपको कोरोना का डर दिखाई नहीं देगा। लोग मास्क पहनने के बजाय मास्क लटकाए हुए घूम रहे हैं। बच्चे बिना मास्क के हैं और माँ बाप बेपरवाह। दोस्तों का साथ है, फोटो सेशन हो रहा है, लेकिन कोरोना का खतरा किसी को याद नहीं रहता। राजधानी दिल्ली में लोग काफी बड़ी तादाद में सड़कों पर और शॉपिंग मॉल्स में निकलने लग गए हैं। कई सारे लोग जो इतने महीनों से घर के अंदर बंद थे अब बाहर आके शॉपिंग करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज जो वो नहीं कर रहे हैं वो है कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना। कई सारी जगह लोग दिख रहे हैं या तो बिना मास्क के, या अगर मास्क लगाया हुआ है तो वो मास्क या तो नाक के नीचे है या उनकी चिन के ऊपर लगा हुआ है। इस समय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि अगर दोनों लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो कोविड की तीसरी लहर बहुत तेजी से आएगी और अब की बार ये लहर पिछली लहर से काफी ज्यादा नुकसान करके जाएगी। ये वही दिल्ली है जहां कोरोना के काल चक्र की दूसरी तबाही को 1 महीना भी नहीं बीता है। अस्पतालों में एक एक बेड के लिए भटकते मरीज, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़पते मरीज, दवाइयों की किल्लत से लड़ते मरीज। इस संकट ने लोगों को मन से तोड़ा भी और आपस में जोड़ा भी। पूरा भारत इसका साक्षी है, लेकिन इसके बावजूद अब चारों तरफ लापरवाही का आलम है। मानो सब कोरोना की तीसरी लहर का लापरवाही वाला वेलकम कर रहे हों। हमारे हर दुकानदार को हिदायत है कि कोई भी कस्टमर उनकी दुकान में बिना मास्क के अंदर एंटर नहीं करेगा। सैनिटाइज कराएं उनको। हमने बार बार हमारे जितने सर्कुलर, करीब मैं समझता हूँ इस पिछले 15 दिन में मैंने 10 सर्कुलर दिए हैं। 10 सर्कुलर के अंदर सबको हिदायत दी है कि प्रोटोकॉल हर आदमी फॉलो करेगा और करवाएगा। एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई कि देश में कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर तक दस्तक दे सकती है। अब तक भारत में सिर्फ 5% लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है, यानी 95% लोगों को वैक्सीन नहीं मिली। यानी खतरे का अंदाजा लगाइए कि अगर तीसरी लहर आ गई तो देश में कितनी बड़ी तबाही मच सकती है। इसका अंदाजा पहली और दूसरी लहर की त्रासदी से हो सकता है। आंकड़ों को देखें। मार्च से दिसंबर 2020 तक 305 दिनों की पहली लहर में कुल 1,02,86,023 पॉजिटिव केस आए, जबकि 1,48,968 मरीजों की मौत हुई। वहीं कोरोना की दूसरी लहर जो मार्च 2021 से 109 दिनों तक रही, उसमें 1,86,54,673 लोग संक्रमित हुए, जबकि 2,34,598 मरीजों की मौत हुई। पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण 5 गुना ज्यादा फैला। हर रोज मरने वालों की संख्या में 441% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। एक्सपर्ट्स की राय है कि तीसरी लहर में वायरस कहीं ज्यादा खतरनाक होगा और ये ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। कोरोना वायरस का नया जीनोम, नया म्यूटेशन डेल्टा 2 वायरस इंडिया में आ चुका है। इस वजह से जो संभावना थर्ड वेव की जताई जा रही है वो भयंकर हो सकती है और इसके लिए आम जनता को
एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसमें हाथ धोना, क्राउडेड प्लेसेस में ना जाना, 1 मीटर की दूरी रखना, ये तो आ ही गया, लेकिन मास्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम तो रेकमेंड कर रहे हैं कि डबल मास्किंग होना बहुत जरूरी है। इससे थर्ड वेव का जो इफेक्ट होगा वो बहुत कम हो सकता है। लॉकडाउन एक अस्थायी प्रक्रिया है, लिहाजा वक्त के साथ पाबंदियों में ढिलाई देनी ही होगी। पूरा देश अनलॉक हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब लापरवाह हो जाएं। कोरोना को हराने की गलतफहमी का शिकार सिस्टम भी हुआ और लोग भी। लिहाजा इस बार गलती ना करें, अनलॉक हो लेकिन अनुशासन के साथ। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं खबरदार। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार वैक्सीन खरीद की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा चुकी है, लेकिन दूर दराज के जिन इलाकों में अभी तक सड़कें पहुंची ही नहीं, वहां वैक्सीन पहुंचाना अब भी बड़ा चैलेंज है। इस चुनौती से निपटने के लिए कई अफ्रीकी देशों में ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है और अब भारत में भी दूर दराज के इलाकों में पहली बार दवाइयों और वैक्सीन की सप्लाई के लिए ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हो सकता है। इसके ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तेलंगाना में ड्रोन से वैक्सीन सप्लाई के ट्रायल्स की तैयारियों वाली तस्वीरें हैं। तेलंगाना सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू किया है। तेलंगाना की तरह कर्नाटक भी आज से दूर दराज के इलाकों में ड्रोन से मेडिकल सप्लाई के ट्रायल्स शुरू कर रहा है। 100 घंटे के ट्रायल्स में 20 ड्रोन कंपनियां शामिल हो रही हैं। इन ट्रायल्स का उद्देश्य है वैक्सीन के साथ साथ अन्य मेडिकल सामान को भी दुर्गम इलाकों में पहुंचाने की संभावनाएं तलाशना। इसी तरह के ट्रायल्स कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य हिस्सों में भी होंगे। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इस वक्त भारत को दूर दराज के इलाकों तक जल्द से जल्द और सुरक्षित तरीके से वैक्सीन पहुंचाने की जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने में ड्रोन्स वाला आइडिया पूरे देश में काम आ सकता है। If you have to take the drone far away, then obviously you will lose sight contact with the drone, and therefore such kind of drone operations were not permitted. So for the first time, the Ministry of Civil Aviation, DGCA, have given clearance to Telangana to try out a pilot which is called Medicine from the Sky and take drones to far distance, where we can use drones to supply medicines, to supply, let us say, blood samples. And of course now, because vaccines have become important, we can try it out for vaccines also. देश के हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाने में ड्रोन कितने कारगर हो सकते हैं, ये कई अफ्रीकी देशों में साबित हुआ है। जहां दूर दराज के इलाकों तक वैक्सीन पहुंचाना मुमकिन हो पाया है तो सिर्फ ड्रोन्स की वजह से। भारत में भी दूर दराज के इलाकों में वैक्सीन सप्लाई के लिए ट्रकों से लेकर बाइक तक का इस्तेमाल हो रहा है। ट्रैफिक जैम और खराब सड़कें होने से वैक्सीन की बर्बादी का प्रतिशत ज्यादा होता है। जिन इलाकों में सड़कों का नेटवर्क नहीं है या तो जो जंगली इलाके हैं, वहां वैक्सीनेशन एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे इलाकों में ड्रोन की मदद से यह काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। कर्नाटक और तेलंगाना सरकार पिछले साल से ही ड्रोन के इस्तेमाल पर काम कर रही है। उसी दौरान ICMR ने भी IIT कानपुर के साथ मिलकर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की है और देखा कि क्या ड्रोन से वैक्सीन सप्लाई मुमकिन है। कि दूर दराज के एरिया जहां पर वैसे पहुंचना आसान नहीं है, चाहे वो ट्राइबल एरियाज हैं, जंगल के इलाके हैं या पहाड़ी इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जहां पर मुश्किल होता है। कई बार बहुत थोड़े से लोग होते हैं और उनके लिए दवा पहुंचानी है या वैक्सीन पहुंचानी है। तो ये IIT के साथ मिलकर ICMR ने ये स्टडी करी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका सफल परीक्षण हो चुका है। अब इससे खाली वैक्सीन की ही डिलीवरी नहीं हो पाएगी, जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं कई बार इमीडिएटली पहुंचाने की जरूरत होती है और जमीन के रास्ते पहुंचाना आसान नहीं होता है, उसको ड्रोन के द्वारा कर सकते हैं। तो ये एक देश की वैज्ञानिक उपलब्धि है। स्टडी के उत्साहजनक नतीजे आने के बाद
इसी 11 जून को टेंडर जारी किए हैं। टेंडर की शर्तों में यह भी बताया गया है कि वैक्सीन सप्लाई के लिए ड्रोन्स कैसे होने चाहिए, जैसे कि बियॉन्ड द विजुअल लाइन ऑफ साइट, कम से कम 35 किलोमीटर तक की दूरी एक बार में कवर कर सके, बिल्कुल सीधी उड़ान भर सके ताकि वैक्सीन को नुकसान ना हो, जमीन से 100 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सके, कम से कम 4 किलो पेलोड लेकर उड़ने में सक्षम हो, बेस स्टेशन से नेविगेट किया जा सके, वैक्सीनेशन सेंटर पर लैंड करके वैक्सीन डिलीवरी कर सके और डिलीवरी के बाद वापस कमांड सेंटर तक लौटने की तकनीक हो। फिलहाल ड्रोन कंपनियों के साथ वैक्सीन सप्लाई के लिए 90 दिन का करार किया जाएगा, जो बाद में जरूरत के हिसाब से बढ़ाया भी जा सकता है। हमारे भारत में ऐसे कई इलाके हैं जो नियरेस्ट रोड हेड से 1, 2, 3 या कोई इलाका जो है 5-6 दिन के ट्रैकिंग के बाद आप पहुंचते हैं। ऐसे इलाके में मैं जा चुका हूं, ट्रैक कर चुका हूं। लेह लद्दाख में इतना नहीं है जितना नॉर्थ ईस्ट में है, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड के कुछ इलाकों में, वहां पे ये बहुत काम आएगा। सो ये ट्रायल्स को एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से देखना चाहिए हमको, और इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन से हमको ये पता लग जाएगा कि हम दवाइयां हों या वैक्सीन हो, ड्रोन के माध्यम से हम इसको भेज सकते हैं आगे। कई देशों में पहले से ही मेडिकल सप्लाई के लिए ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क मौजूद है। अफ्रीकी देशों में ड्रोन से कोरोना वैक्सीन सप्लाई बेहद हिट हो चुकी है। भारत में ड्रोन से डिलीवरी की सर्विस कब शुरू होगी, यह कर्नाटक और तेलंगाना में चल रहे प्रयोगों पर निर्भर करता है। अगर सब ठीक रहा तो इस मॉनसून में ही वैक्सीन की ड्रोन डिलीवरी शुरू हो जाएगी। देश में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए 2 चीजें अहम हैं: वैक्सीनेशन की उपलब्धता और वैक्सीन की सप्लाई। वैक्सीन की उपलब्धता के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही फैसला ले लिया था और अब देश के दूर दराज और दुर्गम जंगली इलाकों तक वैक्सीन पहुंचाने में ड्रोन का इस्तेमाल एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है, जिसके लिए ट्रायल शुरू हो चुके हैं। दिल्ली से मंजीत नेगी और हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। भारत में ड्रोन से कोरोना वैक्सीन सप्लाई करने को लेकर 20 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है, जो कर्नाटक में अपने ड्रोन्स के ट्रायल्स कर रही हैं। इसके बाद जल्द ही इसकी औपचारिक शुरुआत हो सकती है। अब आपको ड्रोन से वैक्सीन सप्लाई के फायदे नुकसान गिनवाते हैं। शुरुआत फायदे से करते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार 30 किलोमीटर की दूरी तक वैक्सीन पहुंचाने में ड्रोन पर लगभग 600 से 700 रुपए का खर्च आएगा, जो सड़क मार्ग के मुकाबले करीब 60% तक सस्ता पड़ेगा। 30 किलोमीटर तक की सप्लाई में ड्रोन्स को करीब 30 मिनट लगेंगे और एक दिन में कई ट्रिप्स हो सकती हैं, जबकि सड़क मार्ग के मुकाबले दुर्गम इलाकों में कई घंटों का वक्त लगता है। एक अनुमान के अनुसार दुर्गम और दूर दराज के इलाकों में सड़क मार्ग के मुकाबले ड्रोन्स के जरिए सप्लाई में वैक्सीन की करीब 20% बर्बादी को कम किया जा सकता है। यानी दूर दराज के इलाकों में ड्रोन से वैक्सीन सप्लाई तेजी से भी होगी और सस्ती भी पड़ेगी, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है दक्षिण अफ्रीका के अफ्रीका का देश घाना। 3 करोड़ की आबादी वाला देश घाना दुनिया का पहला देश है जहां इसी साल मार्च में कोरोना वैक्सीन की ड्रोन डिलीवरी शुरू हुई थी। ड्रोन्स के जरिए 22,500 वर्ग किलोमीटर के दुर्गम और ग्रामीण इलाकों में 25 लाख वैक्सीन डोज डिलीवर का टारगेट तय किया गया है। घाना में ड्रोन्स के जरिए दूर दराज इलाकों में वैक्सीन डिलीवरी का 10% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। घाना के दूर दराज के इलाकों में करीब 800 स्वास्थ्य केंद्रों तक कोरोना वैक्सीन की करीब 25,000 डोज अभी तक पहुंचाई जा चुकी है। घाना मॉडल के पॉजिटिव सबक लेकर भारत में भी ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी के मिशन को सफल बनाया जा सकता है। वैसे भारतीय सेना साल 2000 से ही दुर्गम पोस्ट तक सामान की डिलीवरी में ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कोरोना वैक्सीन सप्लाई में कई चिंताएं भी हैं, जैसे कि ड्रोन्स के जरिए वैक्सीन की शीशियों के परिवहन के दौरान लो टेम्परेचर मेंटेन करना एक बड़ा मुद्दा होगा। इसके अलावा ड्रोन उड़ाने का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है, जिसके लिए सरकार और ड्रोन ऑपरेटर्स के बीच किसी समझौते तक पहुंचना जरूरी होगा।
वैसे जब लक्ष्य बड़ा हो और लोक हित से जुड़ा हो तो ऐसी मुश्किलें दूर करना कोई बड़ी चुनौती नहीं होती। देश के हर नागरिक को जल्द से जल्द वैक्सीन देने के मिशन में ड्रोन वाला आइडिया मील का पत्थर साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने विदेशों में जमा काले धन को लेकर एक वादा किया था, जिसे बाद में बीजेपी ने जुमला बता दिया था। हालांकि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद विदेशी बैंकों से कितना काला धन वापस आया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन भारतीयों का कितना काला धन विदेशी बैंकों में जमा हुआ उसका सालाना रिकॉर्ड स्विस बैंकों ने भारत सरकार के साथ शेयर किया है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि जब कोरोना के समय में देश की आम जनता से लेकर अर्थव्यवस्था तक संकट से गुजर रही थी, तब स्विस बैंकों में भारतीयों के पैसों में ताबड़तोड़ और रिकॉर्ड तोड़ इजाफा दर्ज हुआ। स्विस बैंकों में 2020 में भारतीयों का पैसा 255 करोड़ स्विस फ्रैंक यानी 20,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो 2019 में 6,625 करोड़ था। यानी एक साल के अंदर स्विस बैंकों में भारतीयों के पैसे में करीब 300% की वृद्धि दर्ज की गई। इस समय स्विस बैंकों में भारतीयों का जितना पैसा जमा है वो पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा है। यहां 3 चीजें गौर करने वाली हैं। पहली ये कि स्विस बैंक्स में जमा पैसे की जो राशि स्विस बैंकों ने बताई है वो सिर्फ भारत में रहने वाले नागरिकों और भारत में संचालित कंपनियों द्वारा जमा करवाई गई राशि है। उसमें भारत से बाहर रहने वाले और एनआरआईज की संपत्ति शामिल नहीं है। दूसरी बात ये कि ये बढ़ोतरी बॉन्ड और अन्य वित्तीय उत्पादों के जरिए रखी गई होल्डिंग से हुआ है, लेकिन कैश डिपॉजिट में कमी आई है। तीसरी बात यह कि स्विस बैंकों ने कहा है कि भारतीयों की स्विट्जरलैंड में जमा सारी संपत्ति को काला धन नहीं माना जा सकता, लेकिन इन बातों से इस बात को तो नहीं नकारा जा सकता कि जब देश कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इतने बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब ऐसे लोग भी थे जो अपना पैसा स्विस बैंकों में ट्रांसफर कर रहे थे। वो कौन लोग थे, ये सवाल हर किसी के मन में आना लाजमी है। कांग्रेस ने आज सरकार से काले धन पर कई सवाल पूछे। समस्या ये है कि जो बैलेंस है स्विस बैंकों में भारतीयों का, वो 13 साल के हाईएस्ट स्तर पर है। वो एक वर्ष में 286% हो गया। जो 2019 में था, 2020 में वो 286% हो गया 19 का। तो समस्या ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि कौन लोग हैं जिसमें जिस वर्ष में पूरी दुनिया आपदा में थी, 97% भारतीयों की आय घटती है, उसी साल में 286% हो जाता है। ये वो कौन लोग हैं जो आपदा में अवसर को तलाशते हैं? हम ये जानना चाहते हैं क्या हुआ उस वादे का 2014 में जब बोला गया कि 17.5 लाख करोड़ रुपया भारतीयों का ब्लैक मनी के रूप में सिर्फ स्विट्जरलैंड में है। कितना पैसा आया? क्या 1 रुपया भी वापस आया? हम पूछना चाहते हैं। देखिए, एक चीज मैं जानती हूँ, अगर इनको नंबर 2 पैसे की ये बात करते हैं, क्योंकि इससे ऊपर कुछ सोच नहीं सकते हैं, तो इन्हीं के समय पे जो डाला होगा पैसा नंबर 2 का, वो जरूर बड़ा होगा। जब से मोदी जी की सरकार भारत में बनी है, किसी की हिम्मत नहीं है कि नंबर 2 का पैसा किसी और देश में डाले। पर मैं तो यही कहूंगी ना कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। चोरी कर करके आप लोगों ने विदेशी बैंकों में पैसा डाला है, तो आप ये सोचते हैं कि स्विस बैंक में अगर कोई पैसा डाल रहा है तो केवल चोरी का पैसा होगा। साहब, आपके टाइम चोरी होती थी, हमारे समय चोरी कभी भी नहीं हुई और ना होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ अहम बैठक की है। हाई लेवल बैठक में जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों की समीक्षा की गई। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव समेत कई आला अधिकारियों के साथ हुई बैठक में अमित शाह ने कुछ खास निर्देश दिए। इन निर्देशों में शामिल हैं पीओके, पश्चिम पाकिस्तान और कश्मीर से जम्मू आए शरणार्थियों को उनके लिए घोषित सरकार की योजनाओं को उन तक जल्द पहुंचाना, जम्मू कश्मीर में कृषि आधारित उद्योगों की बड़े पैमाने पर स्थापना और इस आधार पर लोगों को रोजगार के अवसर दिलाना, और चुने गए पंचायत के सदस्यों को पूरे भारत का भ्रमण कराना और उनको ट्रेनिंग दिलाना। गृह मंत्री ने बैठक में केंद्र की 90% योजनाएं जो हैं जम्मू कश्मीर में लागू होने पर खुशी जताई और एलजी मनोज सिन्हा को राज्य में 76% कोरोना वैक्सीनेशन पूरा कर लेने पर बधाई दी है। जो पिछले दिनों में डेवलपमेंट के काम हुए, कोविड मैनेजमेंट को लेकर के जो कुछ किया गया है, उसका एक रिव्यू गृह मंत्री जी ने लिया था। आगे क्या करना है, इसके लिए कुछ योजना तैयार हुई है। खासतौर से युवाओं को रोजगार के अवसर अधिक से अधिक प्राप्त हों। जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, उसको लेकर के उत्साह बहुत है देश में, तो अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आवे, दूसरा फोकस था। तीसरा, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, और चौथा, कल्चर
वहाँ का बड़ा रिच कल्चर रहा है। उन्होंने कहा कि सूफीज़म और कल्चर को लेकर के भी एक बड़ी कार्य योजना बना करके पूरे 1 वर्ष का कैलेंडर बनाने की जरूरत है। एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर सेक्टर को कैसे प्रमोट किया, इस पर विस्तार से चर्चा। वैसे वैक्सीनेशन को लेकर जम्मू कश्मीर वाकई मिसाल है। आतंक प्रभावित जिलों में भी खेत खेत तक जाकर लोगों को वैक्सीनेट किया गया, इसीलिए 76% कोरोना वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, रहिए खबरदार।